धीरे धीरे समझेंगे एक लेवल पे आके, और उसके इम्पोर्टेंस को धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समझ में आएगा। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पहले दिन से, पहले हफ्ते से, पहले महीने से आपको वो स्टोरी, वो कहानी समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, वो थोड़ी कहानी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें काफ़ी अलग अलग तरह के सीन्स हैं। ठीक है ना, अलग अलग तरह के एक्शंस हैं। धीरे धीरे कर करके वो कहानी आपको समझ में आएंगी। और वो कहानी के जब पन्ने किसी एनालिसिस से, किसी करेंसी की मूवमेंट से जब जुड़ते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये कहानी यहाँ पे जाके हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने चार्ट को आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ। डॉलर इंडेक्स। हाँ जी। तो पहले फंडामेंटली बात कर लेते हैं। मैंने आपको फंडामेंटल ग्राउंड्स पे पहले भी बताया था कि जेरोमे पावल साहब ने ये बात क्लियर कर दी थी कि भाई हम नवंबर और दिसंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने कभी भी क्लियर कट नहीं बताते, कभी भी क्लियर कट ये स्टेटमेंट नहीं देते हैं। वो हमेशा कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में रखते हैं। वो कभी भी क्लियर आपको ये नहीं बताएंगे कि हम ये करने जा रहे हैं या वो करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप उनके स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, उसको कहीं लिखेंगे, उसके आउटकम को लिखेंगे, और पिछले 1 साल या 2 साल की स्टेटमेंट को जब आप रिलेशन बनाने बैठेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली बोलना क्या चाहते थे और उसके बाद डॉलर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब प्रॉब्लम आती है कि इतनी मेहनत कौन करेगा कि पहले स्टेटमेंट निकालो इनकी 1 1 साल की, हर महीने की स्टेटमेंट निकालो, हर 2 महीने की स्टेटमेंट निकालो, उनको मैच करो। तो ये मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हैं आप लोगों को बताने के लिए। हम तो आपको सिखाएंगे ही, बताएंगे ही आपको। एक मिनट दोस्तों होल्ड करिएगा, एक इम्पोर्टेंट। हाँ जी। ठीक है ना, तो अब क्या हुआ, उन्होंने बोला था कि भाई जीडीपी डेटा पॉजिटिव आ रहा है। जीडीपी डेटा पॉजिटिव आया है। आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा पॉजिटिव आया है। उसके बाद आपका आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग डेटा नेगेटिव आया था। ये डेटा नेगेटिव था। तो उन्होंने बोला था कि अगर नॉन फार्म पेरोल डेटा, अब स्पेसिफिकली उन्होंने नॉन फार्म पेरोल डेटा का नाम नहीं लिया, वो बोलते हैं जॉब डेटा। जेरोमे पावल साहब क्या बोलते हैं, जॉब्स डेटा। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे नॉन फार्म पेरोल डेटा, वो बोलेंगे जॉब्स डेटा। अगर ये जॉब डेटा नेगेटिव आया, तो ये डॉलर इंडेक्स मतलब गिर जाएगा। ये नहीं बोला था, लेकिन उन्होंने बोला था अगर डॉप डेटा पॉजिटिव आया, तो हम 0.25 बेसिस पॉइंट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्यों? जीडीपी डेटा पॉजिटिव आ रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा पॉजिटिव है, और नॉन फार्म पेरोल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो पॉजिटिव आएगा, तो हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे 0.25 बेसिस पॉइंट से। लेकिन अगर डेटा नेगेटिव आ गया, डेटा नेगेटिव आया, आपके पिछले फ्राइडे को आया नेगेटिव, क्या हुआ? गिर दिया नीचे। ठीक है, इसका मतलब क्या था, फंडामेंटली तो ये काफी टाइम से वीक चल रहा था। अगर आप लोगों को मेरे पुराने वीकली एनालिसिस याद हो, मैं आप लोगों को क्लियर बोल रहा था कि भाई फंडामेंटली वीक है, लेकिन टेक्निकली इन्होंने ऊपर रख रखा है डॉलर इंडेक्स को। उसका कारण क्या था? ट्रेजरी यील्ड्स। कि ट्रेजरी यील्ड्स को इन्होंने ऊपर रख रखा है। ट्रेजरी यील्ड्स आपके ऊपर हैं, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स भी आपका ऊपर है। ठीक है ना, लेकिन जैसे ही नॉन फार्म पेरोल डेटा नेगेटिव आया, तो ट्रेजरी यील्ड्स भी थोड़े से नेगेटिव हो गए। ट्रेजरी यील्ड्स भी थोड़े से नेगेटिव हो गए, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। टेक्निकली हमने क्लियर बोला था कि 105.60, ये वाला जो लेवल है 105.60, 105.60 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी तो वीक है। तो उसने फ्राइडे को क्या किया, 105.60 को छोड़ो, 105.40 के नीचे क्लोजिंग दे दी इसने। अब ये वीक है, हम क्लियर कट बोल सकते हैं।
अब ये वीक है, हम क्लियर कट बोल सकते हैं। अब बात ये नहीं है कि वीक है, चलो वीक तो पता लग गया, क्वेश्चन ये है कि ये सीधे सीधे यहाँ से नीचे गिरेगा, या ये इम्पल्सिव वेव, ये आपकी इम्पल्सिव वेव है, फिर करेक्टिव वेव, क्या करेक्टिव वेव आएगी, करेक्टिव वेव के बाद वापस नीचे जाना चाहिए। तो एज ए ट्रेडर मेरे को क्या करना है, हमेशा करेक्टिव वेव पे मेरे को ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की जो वेव आएगी, ये वाली जो वेव है, इस वेव पे मेरे को सेल पोजीशन बनानी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि अगर मेरा एनालिसिस इस पॉइंट पे गलत हुआ, तो मेरा ऊपर का जो भी स्टॉप लॉस हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, उतना डिस्टेंस कम होगा। अगर हम यहाँ से सेल करते हो तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा, ये 70-80 पॉइंट का, 80 पिप का डिफरेंस बढ़ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है। आप कहते हो सर अगर मान के चलो यहीं से नीचे चला गया तो अपॉर्चुनिटी तो मिस हो गई। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल मिस हो गई, लेकिन मेरे को अपॉर्चुनिटी से ज्यादा फोकस करना है अपने कैपिटल प्रिजर्वेशन के ऊपर। अगर मेरी कैपिटल बची रहेगी तभी तो इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट मैं आगे भी तो ले पाऊंगा। अगर मेरी कैपिटल ही नहीं बचेगी, अगर मैं लॉस ही बड़ा कर दूंगा, तो फिर मैं कहाँ से आगे अपॉर्चुनिटी जो भी आएंगी उसको मैं एनकैश करूंगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, आपको पुल बैक पे वेट करना है एज ए समझदार ट्रेडर। देखो ट्रेडर कौन होता है, ट्रेडर एक चीते की तरह होता है, एक शेर की तरह होता है, एक लायन की तरह होता है, एक लेपर्ड की तरह होता है। यानी पेड़ के पीछे, झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और अपने शिकार का बेसुध होने का वेट करता है। एक स्नाइपर की तरह होता है। जब वो देखता है कि उसका शिकार बेसुध हो गया है, अनकॉन्शियस हो गया है, उस समय वो अटैक करता है। तो ट्रेडिंग के अंदर भी आपको, मार्केट को ये नहीं पता लगना चाहिए कि आप उसको देख रहे हो। उसको लगना चाहिए कि ट्रेडर मेरे को नहीं देख रहा है, और वो ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे लोग तेजी में बैठेंगे और यहाँ से वो नीचे लेके आ जाएगा। तो ये वो लेवल होगा जहाँ पे हमें ट्रेड मारना चाहिए। तो इस लेवल का हमें एक शिकारी की तरह वेट करना चाहिए। हमें पेशेंस रखना चाहिए कि पहले एक बार ये अपने रेंज में आ जाए, उसके बाद हम शूट करेंगे। ठीक है ना, बॉर्डर पर जवान क्या करते हैं, बोले पहले एक बार उसको हमारे रेंज पे आने दो फिर हम शूट मारेंगे। ठीक है, और वो पेशेंसली क्या करते हैं, बंदूक को लेके बैठे रहते हैं वहीं पर ही बंकर्स के अंदर। तो ऐसा ही आपको भी करना है। अगर आप ओवर ऑप्टिमिज्म या ओवर एग्रेसिवनेस दिखाओगे, तो मार्केट में कभी भी, देखो आप बोलते हो ना कि सर मैं सेल करता हूँ बाजार ऊपर आ जाता है, मैं बाय करता हूँ बाजार नीचे, वो इसलिए आता है क्योंकि आप भगते हुए बाजार को पकड़ते हो और गिरते हुए बाजार को शॉर्ट करते हो। ठीक है, मोमेंटम है, गिर रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन लॉजिक के साथ करो दोस्त, तब तो आपको फायदा है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स समझ में आ गया, नीचे कहाँ तक आ सकता है। नीचे देखो इसने बहुत बढ़िया रेंज को तोड़ा है, एक कंसोलिडेशन जोन तोड़ा है। नीचे अब $104 तक ये नीचे गिर सकता है। अब ये सीधे सीधे भी गिर सकता है, ये बाउंस बैक देगा 106 तक, फिर वापस नीचे गिरेगा। तो ये किसी भी फॉर्मेशन में गिर सकता है, लेकिन हमें तो पुल बैक का वेट करना है। ठीक है, तब शॉर्ट पोजीशन बनानी है। अब हम आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी बहुत टाइम से 650 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा था। 650 का लेवल जैसे ही इसने ब्रेक ब्रेक किया, अगला टारगेट हमने 750 का आपको बताया था, 750 अचीव हो गया। और कहाँ तक जा सकता है, और भी देख लेते हैं इसको। डेली चार्ट पे आते हैं, ये 837 तक आपका ऊपर आ सकता है मिनिमम। तो अब आपको ट्रेड कैसे लेना है इसके ऊपर, देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। मोमेंट की बात होती है। पहली बात तो अभी समझो, ये हायर हाई हायर लो बना रहा था डेली चार्ट में। अगर आप लोगों ने ये विटनेस किया होता तो आपने डेफिनेटली यहाँ पे बाय किया होता, यहाँ पे बाय किया होता और ये स्टॉप लॉस डाला होता। लेकिन हम ये मिस कर गए, हमने कहा कि नहीं, ये नीचे आएगा, डॉलर इंडेक्स ऊपर नीचे मूवमेंट दे रहा है, तो हम इसकी क्लैरिटी नहीं समझ पाए। जबकि अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम देखें, जैसे डेली चार्ट में हमने देखा कि यार हायर हाई हायर लो बन रहा है, तो इन लोअर लेवल्स पे हमें क्या करना चाहिए था, बाय करना चाहिए था। कह रहा नहीं आओ, जो गया सो गया, अब आगे क्या है, आगे समझ लो। अगर बाजार कंटिन्यूस मूवमेंट करता है, कंटिन्यूस मूवमेंट करता है, तो ये 837 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये यहाँ पे भी पहले रेजिस्टेंस लिया था, इस जोन में भी सपोर्ट लिया था यहाँ पे, सॉरी, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा आप। तो आपको क्या करना है, और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी 850 पे आपकी सेलिंग की लेवल्स लगे हुए हैं। तो आप क्या करोगे, सेल करोगे आप 1.0830 से 40 के बीच में। अगर इस जोन में जाएगा आप शॉर्ट करोगे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 850 का, केवल क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके ऊपर बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो यहाँ से 30-40 पे अगर आपको नीचे मिलता है, आप ट्रेड लेके प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। ये तो बात हुआ आपका स्कैल्पिंग ट्रेड का, ये तो बात हुआ स्कैल्पिंग ट्रेड का। पोजिशनल ट्रेड क्या है, पोजिशनल ट्रेड के लिए हम मार्किंग करेंगे प्रीवियस स्विंग लेवल्स।
प्रीवियस स्विंग लेवल्स मार्क करेंगे। ये प्रीवियस स्विंग लेवल है आपका 945। 945 अगर इस पूरे हफ्ते में आपको ये 945 के आसपास मिलता है, 1.0945 के आसपास मिलता है, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 1.100 का क्लोजिंग बेसिस पे, इतना आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आपके नीचे के 100 पिप के टारगेट रहेंगे, यानी 1.0845 तक के आपके टारगेट्स रहेंगे। तो स्टॉप लॉस कितने का? 50 से 55 पिप का। टारगेट कितने का? 100 पिप का। ये पोजिशनल ट्रेड है। तो पूरे हफ्ते में कभी भी आपको ये लेवल मिल जाता है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट मारना है। स्टॉप लॉस केवल 1.100 का रखना है, टारगेट 845 का रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया यूरो यूएसडी। अब आ जाओ जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी पे हम काफी टाइम से आपको बोल रहे थे कि 2100 के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, 2100 के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है। 2100 के नीचे ट्रेड हुआ, क्लोजिंग नहीं दिया। 2100 के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, काफी टाइम से आपको बोल रहे थे। और ये एक क्लियर कट इंडिकेशन था कि नेक्स्ट टारगेट आपका 2200 का, 2250 का लेवल आपको पहले भी दिया था लास्ट वीक में। और ये भी था कि भाई 2000 का स्टॉप लॉस है, 2000 का स्टॉप लॉस। अगर ये लेवल कटा तो बाजार 1750 भी आ सकता है, 1800 भी आ सकता है, ये भी बोला था। लेकिन ये 2000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ और ऊपर आपका 2400 आ गया। अब ये कहाँ तक जा सकता है, डेली चार्ट पे देख लेते हैं। अच्छा, इसके क्या है ना, फंडामेंटली वीक है। ये डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, इस वजह से ऊपर भग रहा है। फंडामेंटली इस फ्राइडे को आपको जीडीपी डेटा देखने को मिलेगा, क्वार्टरली जीडीपी डेटा आएगा आपका जीबीपी का। तो क्वार्टरली जीडीपी डेटा मेरे हिसाब से श्रिंक करना चाहिए, डाउनवर्ड आना चाहिए। क्योंकि मैंने वहाँ पे चेक किया कि इंडस्ट्रियल मार्जिन्स बहुत कम हो गए हैं, लोगों की जॉब छूट रही हैं, जॉब का डेटा खराब आ रहा है वहाँ पर। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से जीडीपी डेटा आपका बेकार आना चाहिए। तो जीडीपी डेटा बेकार आएगा तो ये कहीं ना कहीं गिरना चाहिए। अब ये भग क्यों रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फंडामेंटली तो ये भी वीक है, ये सिर्फ डॉलर इंडेक्स गिर रहा है इस वजह से शायद भग रहा है। टेक्निकली लेकिन ये स्ट्रांग है। फंडामेंटली वीक है, टेक्निकली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसी लेवल पे यहाँ पे रीटेस्ट किया, एंड पैटर्न बनाया। अब ये 2600 से पहले नहीं रुकना चाहिए मेरे हिसाब से, टेक्निकल बेसिस पे। फंडामेंटल बेसिस पे नहीं, टेक्निकल ग्राउंड्स पे 2600 मिनिमम हाई मार के आना चाहिए कम से कम। 2600 इसको जाना चाहिए। ठीक है ना, तो 2600 जाएगा तो कोई भी डिप आता है तो आपको बाय करना है टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। कोई भी डिप आता है, ये 2250 देखो, अब ये क्या है, ये एक ऐसा जोन है जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, अब इस जोन से और इस जोन तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, केवल ये सिवाय इस लेवल के। ये लेवल कौन सा है? 2288। इसके सिवा कोई भी आपका सपोर्ट भी नहीं बनेगा, ये एक ज़्यादा बढ़िया रेजिस्टेंस नहीं है ये। ठीक है ना, तो अब जो आपका डिमांड क्रिएट होगी मेरे हिसाब से, जब यहाँ पे आ जाएगा इतना 2250 तक गिर जाएगा 100-150 पे, तब आपको एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पे दोबारा देखने को मिलेगी। भगते हुए तीर को मत लो, ये बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड हो गया है। भगते हुए तीर को मत लो, अगर ऊपर भग रहा है तो जाने दो उसको। 2600 हो जाता है, जाने दो, बाय नहीं करना है। क्योंकि रीजन क्या है, अगर मैं बोलता हूँ ये वाला स्टॉप लॉस लगा लो, तो ये वाला स्टॉप लॉस भी कभी ना कभी हिट हो जाएगा झटके से। दूसरा स्टॉप लॉस ये वाला है एकदम नीचे, तो इतना लंबा मैं लूंगा नहीं ट्रेड। तो आइडिया क्या है कि इस जोन के आसपास आए, 2200 से 2250 के आसपास यहाँ पे कहीं आता है, यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा। स्टॉप लॉस चाहे मैं दोबारा मैं 2100 का रखूं, टारगेट मेरे 2500 2600 के मेरे टारगेट्स रहेंगे इसके अंदर। दूसरा तरीका क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब ये जो 2100 के लेवल यहीं से ले लेते हैं। ये देखो 50% लेवल आ रहा है 2260 पे, 61.8% आ रहा है 2221 पे। तो 61.8% मेरा तो फेवरेट लेवल है, और 50% पे भी ले सकते हो आप, तो 2250 पे भी ले सकते हो। तो वहां पे आप ट्रेड लो, आपको जबरदस्त तेजी यहाँ से देखने को मिलेगी। ठीक है, जीबीपी जेपीवाई। सर फिर से बताओ तो समझा नहीं मैं। एक कौन सा लेवल सर बताऊं, एक बार बता दीजिए। फिबोनाकी जो लगाया ना वो नहीं समझ में हाँ, आया। फिबोनाची में ऐसा होता है सर कि आपका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है वो 61.8% है। ठीक है ना, तो ये लेवल जब तक नहीं टूटता है तो एक बहुत बड़ा रिवर्सल देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर आता है बाजार तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 60% और मतलब 61.8% और 50%, दो ऐसे एक रिट्रेसमेंट लेवल हैं जहाँ पे अगर जीबीपी यूएसडी डिप मारता है तो आप बाय पोजीशन बना सकते हो। कौन कौन से लेवल हैं? 2260 का लेवल है, 2220 का लेवल है। ठीक है सर,
इस जोन ओके में अगर आता है तो एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा और यहाँ से फिर बाजार एक अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ वापस जाएगा। क्लियर? यस सर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप एक काम और कर सकते हो अगर करना चाहो तो 38.2% आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 2298। 2298 तो यहाँ तक भी आता है तो इस पे भी बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप 78.6% का रखो, 2166 का स्टॉप लॉस बड़ा होगा, लेकिन टारगेट भी फिर आपके 2500 से 2600 तक के टारगेट रहेंगे आपके। ठीक है ना? तो 2298 पे बाय करो, फिर आप 50% पे एवरेज मारो, 60% पे एवरेज मारो और फाइनल स्टॉप लॉस 78% का रखो। तो यहाँ से जबरदस्त प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजन क्या है कि ट्रेंड अपसाइड में है। अब कोई भी रिवर्सल आएगा तो वो एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल होगा, यानी शॉर्ट टर्म पुल बैक होगा। प्राइजेस नीचे आएंगे 100-150 पे, वहां से प्राइजेस फिर ऊपर की तरफ ही भगेंगे, नीचे की तरफ नहीं आएंगे। ठीक है? यस। क्योंकि बहुत टाइम बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, ट्रेंड बदला है, तो ये जल्दी से नीचे आने वाले नहीं है अब मेरे हिसाब से। जीबीपी जेपीवाई की बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। वन, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये $190 कभी भी जा सकता है। अभी तो ये प्रीवियस वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करेगा, इस हाई को। ये हाई है इसका 186.66, और उसके बाद ये 189 से $90 तक जाएगा। बहुत लंबी तेजी, बहुत लंबी पारी खेलेगा ये। ठीक है ना? क्लियर है जीबीपी जेपीवाई? अब मैं आपको दिखाता हूँ एयूडी यूएसडी। आपको साक्षात इस बात के खुद गवाह हो कि मैं 6280 से 6300 से 6350 से बाय बाय बोलता आ रहा हूँ। मैंने बोला है कि 6190 का जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता हर डिप पे बाय करो। 6500 जाएगा, 6500 के बाद 6600 जाएगा। देखो 6500 तक की जर्नी इसने अपनी कंप्लीट कर ली है। ठीक है ना? 6500 तक की जर्नी इसने कंप्लीट कर ली है। अभी आपका 6670 तक जाने के लिए, 6600 जाने के लिए तैयार बैठा है। तो कल को 100 पिप की गिरावट आती है, यानी 6400 तक कोई भी गिरावट आती है, आप केवल बाय पोजीशन लोगे और सेल पोजीशन नहीं लोगे इसके अंदर। ठीक है ना? तेजी का माहौल है, तेजी खेलोगे। बहुत बढ़िया चैनल से इसने ब्रेकआउट मारा है। कोई भी डिप आता है बाय करके चलोगे, सेल पोजीशन नहीं बनती है इसके अंदर। गोल्ड, गोल्ड कंसोलिडेट पोजीशन में आ गया है। ओवरऑल पहले मैं ब्रॉड व्यू बता देता हूँ। ब्रॉड व्यू ये है कि अगर 2010 के ऊपर सस्टेन कर गया तो अगला टारगेट आपका 2030 से 2040 के बीच में, यहाँ पे जाके रुकेगा, रुकेगा एक बार। ठीक है? और 2010 ब्रेक नहीं किया उससे पहले पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये 1970 को ब्रेक करके 1965 या 1960 तक एक बार नीचे आएगा। आज के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1990। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ने सेलिंग की पोजीशन बना रखी है। तो 1990 या तो आप अभी भी बेच लो 87 पे, या 1990 पे बिल्ड लगा के रखो, यहाँ पे बेच लो। और ये जो हाई लगाया है प्रीवियस, इसका स्टॉप लॉस रखो। वैसे देखो स्टॉप लॉस तो रहता है 2010 का, 2010 का सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस है, लेकिन ये बीच बीच में 2007 का भी स्टॉप लॉस अच्छा है, ये भी लगा सकते हो आप। 2005 का भी स्टॉप लॉस अच्छा है, ये भी लगा सकते हो। तो थोड़ा सा या तो ऊपर आने पे वेट करो, ऊपर आने पे शॉर्ट करो, ये नीचे जाएगा आपका ये। ठीक है ना? ये ऊपर इसलिए रुका हुआ है अभी कि भाई यूरो भी ऊपर जा रहा है, जीबीपी भी ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है, तो इस वजह से गिर नहीं रहा है। लेकिन हल्की सी भी अगर डॉलर ने रैली पकड़ी, यानी डॉलर ने पुल बैक दिया, 30-40 पिप का भी पुल बैक दिया, तो ये 10 पॉइंट गिर जाएगा आपका ये। मतलब गोल्ड आपका 5-7 से लेकर 10 पॉइंट तक गिर जाएगा आपका। ठीक है ना? तो ये रुका हुआ इस वजह से कि डॉलर नीचे है अभी। ठीक है ना? वॉर की सिचुएशन वगैरह में जो भी डाइजेशन होना था हो गया। अब नया कोई डेवलपमेंट तो है नहीं। राजेश सर को ट्रैक कर रहे हो? अगर आप वॉर की न्यूज़ तो बताएं, मैं तो देखता नहीं टीवी। नहीं सर, मैं नहीं देखता। अच्छा, नहीं देखते? कोई और व्यक्ति अगर कोई ट्रैक कर रहा हो, न्यूज़ वगैरह चैनल्स वगैरह देखता हो तो बताएं कि क्या वॉर की सिचुएशन। तो मेरे को तो लगता नहीं है ऐसा कुछ चल रहा होगा अभी, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता हूँ मॉर्निंग के अंदर, तो उसमें ऐसा कोई खास डेवलपमेंट तो नज़र आ नहीं रहा है मेरे को। तो मेरे को तो लग रहा है कि जो डाइजेशन था इसने कर लिया है। एक बार डेफिनेटली हो सकता है कि ये 1950 1960 तक आ जाए नीचे, लेकिन ओवरऑल तेज है। ये तो मैंने आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ, मार्च 2024 से पहले ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा, और अभी भी ये बात बोल रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने आपको बिटकॉइन का भी बताया था। बिटकॉइन भी आप देख लो कहाँ पर आ गया, $35,000 आ गया है। जिस समय से बता रहा हूँ उस समय से $18,000, $22,000, $20,000 चल रहा था, आज $35,000 आ गया है। मैंने उसका भी बोला था कि जो भी उसने हाई लगाया है, राजेश सर कितना लगाया है बिटकॉइन ने हाई? $65,000, $67,000। 67। हाँ, तो वो ब्रेक करेगा मार्च 2024 से पहले। 67 भी ब्रेक करना चाहिए। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ गलत हो भी गया,
$45,000 तक भी आ गया, तो आया ना, प्रॉफिट तो आया ना आपको। ठीक है, लेकिन मेरे को मेरी एनालिसिस बोलती है कि ये $67,000 तोड़ेगा मार्च 2024 से पहले पहले बिटकॉइन। ठीक है ना, तो अगर जिसने भी मिस कर दिया तो अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कोई करेंसी के ऊपर आप चाहते हैं एनालिसिस वगैरह, मेरे को बता सकते हैं। और कोई करेंसी पेयर के ऊपर कोई भी दोस्त, ऐसा नहीं है कि आप लिख लीजिए, कोई भी दोस्त अगर चाहता है कि सर आप इस करेंसी पेयर के ऊपर बताएं तो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। आप लोग सही नए हैं, सीखने के लिए आए हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो फंडामेंटल्स मैंने बताए हैं, टेक्निकल ग्राउंड्स लेवल बताए हैं, सब समझ में आ रहे हैं आपको? यस और नो? चैट बॉक्स में इतना तो लिख ही सकते हैं कि यस सर समझ में आ रहा है, या नहीं आ रहा है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू नरेंद्र सर, डीपी सर। तो गाइज जितना आप देखो रिप्लाई करेंगे उतना आपको भी मजा आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कोई क्लास में आए हैं, प्रोफेसर साहब आए बता के चले गए, हमने सुन लिया, हाँ ठीक है, अच्छा है, बकवास है, जो भी है। थैंक यू जिग्नेश पटेल जी, थैंक यू मनोज जी। अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी पार्ट की तरफ, ठीक है ना। और स्ट्रेटेजी पार्ट जो भी मैं आपको बताता हूँ आप लोग ट्राई करें। और स्टॉक की स्ट्रेटेजी है जो बहुत साल, 1 साल पहले शायद मैंने बताई थी, राजेश सर याद हो तो आपको? सर याद है मुझे, वही है सेटिंग या कुछ चेंजेस है हाँ इसमें? थोड़े बहुत चेंज, पहले क्या सेटिंग थी मेरे को याद नहीं है, क्या थे? पहले 100 10 10 था। हाँ एक 100 10 10 का बताया। और हाँ एक दूसरा भी है, वो 70 10 10 है, लेकिन मैं 70 वाला नहीं लेता हूँ, मैं 100 वाला ही लेता हूँ। हाँ, तो उसमें तो उसमें चेंजेस हैं अब 100 50 50 कर दिया उसको हमने। ओके ओके ठीक है ना, और 2 घंटे का टाइम फ्रेम कर दिया है। ओके ओके। ठीक है और तो। सर दूसरा एक फीडबैक देना चाहूंगा मैं। हाँ हाँ बताइए सर। जो हमें 2 हफ्ते पहले एच ए मार्केट बेस ऐसा एक दो हाँ इंडिकेटर हाँ सेम हाँ लगा था, वो हाँ बेल्ट वाला। हाँ हाँ तो वो आपने बोला था कि वो जीबीपी और अपना गोल्ड पे काम अच्छा करेगा। हाँ तो हाँ। गोल्ड पे तो मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन जीबीपी में इतना अच्छा काम कर रहा है कि मतलब अच्छा 5 मिनट में और क्या चाहिए सर आपको। अच्छा, मतलब आप काम कर रहे और हैं ना उस पे? हाँ, और दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि मतलब बेल्ट हमारा बाय है तो हम मतलब हर बार हम मतलब बाय ले सकते हैं। जी जी। स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्कैल्पिंग भी कर मतलब सकते हैं। स्कैल्प कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। वो अच्छा मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैं तो चलो मतलब बहुत। 15 20 दिन हुआ, हम्म। तो अच्छा खासा उसमें रिजल्ट मिला मुझे। मैं आपको ना आज की कहानी बताता हूँ। आप 3 बजे के आसपास की कहानी है, 3:30 बजे आपका वेबिनार स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। तो ये तो अच्छा है राजीव सर, आपने फीडबैक दिया, आप काम में ले रहे हो स्ट्रेटजीज को। एक, एक मेरा पुराना स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो काफ़ी पुराना है। तो उसको मैंने वो स्ट्रेटजी मैंने बुलवेल पे भी बताई हुई है, एक ट्रेडर एक्सो वाली और बुल बियर वाली। तो वो कोई मार्केटिंग वगैरह करता है किसी कंपनी के अंदर, फॉरेस्ट कंपनी के अंदर। तो उसका फ़ोन आया आज कि सर मैंने, बोले एक अपने क्लाइंट है, बहुत बड़ा क्लाइंट था, बोले मैंने उसको यही समझाया। मतलब वो कहीं इंटरनेशनल लेवल पे वो ले रहा था ट्रेनिंग वगैरह, 800 पाउंड, कितना, 800 पाउंड दे के ट्रेनिंग ली है उसने। ठीक है ना। और 800 पाउंड की ट्रेनिंग देने के बाद भी वो यूके का कोई ट्रेनर है उससे लिया था 800 पाउंड देकर, और उसके बाद भी वो स्ट्रगल कर रहा था ट्रेडिंग के अंदर। तो बोले सर आपने जो स्ट्रेटेजी सिखाई ना, मैंने उसको वो बोला कि केवल तू 1 हफ्ता इसको यूज कर, दुनिया भर में, बोले आसमान से भी अगर कॉल बरसे ना तो उस कॉल को भी लेना मत। तो जो ये बोल रहा है इंडिकेटर, ये स्ट्रेटेजी बोल रही है, इस पे काम करना गोल्ड के ऊपर। बोले उसने सिर्फ टेस्टिंग के लिए $450 का अकाउंट खुलवाया, और उस पे उसने करा 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में उसने उसी इंडिकेटर मतलब उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर $100 कमा लिए 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है ना। तो ये है कमाया, तो उसको मजा आया, उसको समझ में आया कि यार ये तो बहुत जबरदस्त चीज है ये करके। तो फिर उसने मतलब फीडबैक दिया, तो एक अच्छा लगता है, मतलब लोग उसको यूज करते हैं, पैसा बना रहे हैं, है ना, तो अच्छा लगता है। आप भी यहाँ पे यूज करते हो, है ना, वत्सल ने भी यूज किया स्टॉक एस्टिक काफी टाइम तक, अच्छा लगता है। तो अभी स्टडी। स्टोकेस्टिक है ही मेरे पास, वो 10 हाँ 100 वाला है, वो है। हाँ जी। और जी। दूसरी चीज सर, जो आपने अभी जो हम लोग बात करें, वो बेल्ट वाली एच ए मार्केट वाला। हम्म। ठीक है, आज 2 बार मैंने बाई का ट्रेड लिया, अभी अभी रिसेंट मैंने आपसे मतलब फीडबैक देने का शुरू जी किया, तभी जी। मैं बाई दिया। अच्छा तभी भी मैंने बाई लिया। अच्छा। देखते हैं क्या होता है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत नहीं, बढ़िया बहुत। पॉजिटिव ही आता है, मुझे पता है।
नहीं नहीं आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं तो कहता हूँ कि नुकसान भी होता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टॉप ये लॉस सब, तो होगा ना सर, हाँ, इसमें पार्ट कोई ऑफ द दिक्कत बिजनेस वाली है। बात नहीं है। हाँ, ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है। लॉसेस हम्म। आते हैं, लॉसेस लगते हैं, लेकिन जब प्रोसेस को आप फॉलो करते हो, एक सिस्टम को बार बार ट्रेड लेते हो, तो वो प्रॉफिट निकाल के देता देता है। ठीक है ना। दूसरा, अगर आप लिमिटेड काम कर रहे हो तो मैं तो ये कहूंगा कि आपका अगर कोई लॉस लग रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसमें आप धीरे धीरे, अगर आपके पास सिस्टम से काम कर रहे हो तो क्वांटिटी बढ़ा दो आप। तो उसमें क्या होगा कि आपके लॉसेस थोड़े से जल्दी कवर हो जाएंगे, अगर आप लॉजिक के साथ काम कर रहे हो तो। ऐसे नहीं कि आपने गुस्से में आके क्वांटिटी बढ़ा दी, नहीं, लॉजिक के साथ। कि लॉजिक के साथ मान के चलो, एक बाई ट्रेड में नुकसान हो गया, फिर सेल ट्रेड में नुकसान हो गया, तो तीसरे ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ा दो। ठीक है ना। तो तीसरा ट्रेड मान के चलो अगर ट्रेंड पकड़ लेगा तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, तीसरा नहीं पकड़ेगा, चौथा पकड़ेगा, चौथा नहीं पकड़ेगा, पांचवा तो 101% ट्रेंड पकड़ेगा, और उसमें आपको सारे लॉसेस कवर करा देगा। तो सर क्वांटिटी फंडामेंटल बढ़ाते आता रहो। है ना सर, जी फंडामेंटल आता है ना, फिर भी जी आप अपने टेक्निकल मतलब जो टूल्स है हमारा जी। एचए मार्केट, उसको पकड़ के रखो, वो जो जी बोले वो करते रहो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया सर। देखो दोस्तों, आपको एक ट्रेडर मैं फीडबैक दूंगा तो आपको लगेगा कि सर अपना वो कर रहे हैं। एक मतलब आपके में से ही राजेश सर ट्रेडर हैं, एक जो आपकी तरह ट्रेडिंग सीख रहे हैं, करते हैं ट्रेडिंग, खुद करते हैं, और वो फीडबैक दे रहे हैं, तो इनके फीडबैक के बहुत मायने हैं। ठीक है ना। जो एक ट्रेडर फीडबैक देता है, जिसका रियल पैसा लगा होता है बाजार के अंदर, उसके फीडबैक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना। तो अगर वो पैसा बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, आप भी बना सकते हो। ठीक है ना। और राजेश सर को हमने इस बात के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया बोलने के लिए। ठीक है ना। उन्होंने खुद से ही फीडबैक अपना दिया है। कई लोगों को लगता है यार इनका अपना बंदा होगा, तो आप राजेश सर से मिल भी सकते हो बुलबेल एकेडमी में जाके। ठीक है ना। चलो, तो स्टॉकेस्टिक पे सर राजेश सर एक और जो है ट्रेडिशनल, वो तो बताऊंगा बताऊंगा। उसके अलावा एक और चीज है, एक और नया कॉन्सेप्ट है, वो भी बताऊंगा। ठीक है ना। यस। तो हाँ, तो दोस्तों, स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर क्या है? स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है। स्टॉकेस्टिक इंडिकेटर एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ये लगता कैसे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉकेस्टिक। स्टॉकेस्टिक आप लिखेंगे यहाँ पे, ये स्टॉकेस्टिक आ जाएगा, सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा चलते हैं। ये देखो, इस इंडिकेटर की दो लाइनें हैं, एक आपकी ब्लू कलर की लाइन है और एक आपकी येलो कलर की लाइन है। ठीक है। येलो कलर की लाइन को थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको बड़ा कर देता हूँ, समझ में आ जाए। ये येलो कलर की लाइन है। ब्लू कलर की लाइन को हम स्टॉकेस्टिक बोलते हैं। ब्लू कलर की लाइन को हम स्टोकेस्टिक बोलते हैं, स्टोकेस्टिक की लाइन है ये। और जो ये येलो कलर की लाइन है, इसको हम मूविंग एवरेज बोलते हैं। किसका मूविंग एवरेज? इस स्टोकेस्टिक लाइन का मूविंग एवरेज। अभी स्टोकेस्टिक है क्या? देखो स्टोकेस्टिक क्या करता है, मोटा मोटा समझा देता हूँ, मतलब डीप कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। जब हम इसके पैरामीटर्स के अंदर जाएंगे, जैसे यहाँ पे गए, हम इसके सेटिंग में गए, इनपुट में गए, तो सबसे पहले हमें मिला लेंथ। लेंथ कितने दिन का है? 14 दिन का। तो 14 दिन का लेंथ का मतलब है कि जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, उसके अंदर पिछले 14 कैंडल, यानी 2 घंटे का टाइम फ्रेम मैं यूज कर रहा हूँ, तो 2 घंटे के अंदर पिछले 14 कैंडल, 2-2 घंटे के 14 कैंडल, तो उसमें मैं ये देखूंगा कि पिछले 14 कैंडल के अंदर हाई क्या लगा और लो क्या लगा, और करंट क्लोजिंग क्या है। करंट क्लोजिंग क्या है? अगर करंट क्लोजिंग हाई के पास में है तो ये स्टॉकेस्टिक लाइन ऊपर की तरफ बनेगी। अगर करंट क्लोजिंग लो के पास में है तो स्टॉकेस्टिक लाइन नीचे की तरफ बनेगी। ठीक है ना। तो ये इस टाइप का एनालिसिस करता है। अगर ऊपर की तरफ है तो लाइन ऊपर ऊपर चली जाती है, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। सिंपल हो गया। दूसरा, ये मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंटम मतलब जैसे आरएसआई आपका एक मोमेंटम इंडिकेटर है, जो कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में बताता है। इसमें दो तरह के पैरामीटर होते हैं, एक 80 का पैरामीटर होता है आपका, एक 20 का पैरामीटर होता है आपका। 80 के ऊपर बताता है कि आपके जो प्राइजेस हैं या मोमेंटम है, वो ओवरबॉट हो गए हैं। ओवरबॉट मतलब बहुत ज्यादा बाइंग उनके अंदर हो चुकी है, अब यहाँ से ये रिवर्सल आ सकते हैं। या 20 के नीचे अगर जाएगा तो बोलेगा बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया, अब यहाँ से ये वापस ऊपर जा सकता है। तो ये पुराने जमाने में थ्योरीज काम करती थी। आज के जमाने में क्या होता है कि अगर किसी भी करेंसी ने मोमेंटम पकड़ा है, तो हम ये कहते हैं कि वो मोमेंटम एक लंबे समय तक रह सकता है ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ अगर मोमेंटम पकड़ा है तो ओवर सोल्ड, यानी 20 के नीचे जाने पर भी हम क्या बोलते हैं कि एक लंबे समय तक नीचे की तरफ ये रह सकता है।
तो इसके लिए बोला गया है अब प्राइस to be in momentum will remain in momentum for a longer period of time till the time it wants। यानी प्राइस जब तक मोमेंटम में है वो एक लंबे समय तक मोमेंटम में रह सकता है, जब तक वो चाहे तब तक वो मोमेंटम में रह सकता है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ओवरबॉट चला गया तो वहां से नीचे आना जरूरी है। ये उस जमाने में काम होते थे ऐसे वाले, जब लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं थे, लोगों को ये एनालिसिस नहीं आती थी, तो लोगों को आइडिया नहीं होता था कि प्राइस कितने ऊपर आ गए हैं कितने नीचे आ गए हैं। जिन लोगों के पास ये डेटा था, जिन लोगों के पास इंडिकेटर था, उस समय उन्होंने बहुत पैसा छापा। 2010 के अंदर कमोडिटीज मार्केट के अंदर वॉल्यूम आया, क्योंकि 2008-9 के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर वॉल्यूम रिसेशन पीरियड आ गया था, वॉल्यूम श्रिंक हो गए थे। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपका 2010 के अंदर कमोडिटी मार्केट के अंदर आया था, सोना चांदी एमसेक्स नेचुरल गैस लेड जिंक कॉपर इसके अंदर। तो 2010 में हम जब हमने चालू किया तो उसमें लेवरेज बहुत अच्छी मिलती थी, 40 टाइम्स इंटरडे लेवरेज मिल जाती थी, जैसे फॉरेक्स में 500 टाइम्स मिलती है, तो उस जमाने में 40 टाइम्स लेवरेज हमें कमोडिटीज के अंदर मिल जाती थी। ठीक है ना। तो मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने निर्मल बैंक की सब ब्रोकरशिप ली थी 2010 के अंदर। निर्मल बैंक एक सिक्योर मतलब बहुत बड़ा ब्रोकर है इंडियन मार्केट के अंदर, बॉम्बे के अंदर। और एक कमोडिटीज के अंदर हमने ली थी वैनी मार्क कमोडिटीज की, तो वो छोटा सा ब्रोकर था एक, आज भी छोटा सा ही है। ठीक है ना। तो उसकी जब हमने ली तो 10,000 रुपए पे 10,000 रुपये जमा कराए थे मैंने मात्र। और नेचुरल गैस और कॉपर में मैंने काम किया था। उसमें क्या होता था कि 1 करोड़ का टर्नओवर अगर आप घुमा देते हो तो 1,000 रुपये कमीशन मिलता था, प्रॉफिट अलग से। तो हम 20-20 25-25 पैसे पे नेचुरल गैस और कॉपर, मतलब शाम को मैं बैठा था 5 साढ़े 5 बजे, रात को 9 बजे तक तो मैंने 10,000 रुपये पे 1.5 करोड़ की तो टर्नओवर घुमा दी। ठीक है ना। और 4,000 रुपये प्रॉफिट बना लिया। तो इस टाइप का काम क्यों, उस समय ओवरबॉट ओवर सोल्ड और ये मतलब बहुत और भी स्ट्रेटेजीज में बहुत काम करती थी, पिवट पॉइंट्स वगैरह जो हमने आपको सिखाए हुए हैं। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, जैसे जैसे लोग आने लगे मार्केट के अंदर, लोग सीखने लगे, हमारे जैसे लोग सिखाने लगे, लोगों को कंप्यूटर आने लग गए, स्ट्रेटेजीज आने लग गई, तो लोगों ने क्या किया, मार्केट में वो चीजें काम करना बंद करने लग गई। ठीक है ना। तो आज के टाइम में हम क्या बताते हैं, डिफरेंट तरीके से बताते हैं, जो कोई लोग नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब तक वो चीज डिस्काउंट नहीं होती, यानी जब तक वो स्ट्रेटेजीज हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक नहीं पहुंचती, या लाखों लोग नहीं उसको अप्लाई करते, तब तक वो स्ट्रेटेजी डिस्काउंट नहीं होगी। जिस दिन मान के चलो हर एक व्यक्ति स्ट्रेटेजी को लगाने लग गया तो वो स्ट्रेटेजी भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो भी स्ट्रेटेजीज हम बताते हैं वो स्ट्रेटेजीज में हम चेंजेस करते रहते हैं, और वो स्ट्रेटेजीज में चेंजेस आपको भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई इंडिकेटर ले लिया तो वो जीवन भर चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मार्केट में नए लोग आते हैं, नए ट्रेडर्स आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो मार्केट को डोमिनेट करेंगे करेंगे। इसलिए हम ये ट्रेनिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि आपको नए नए डेवलपमेंट्स के बारे में पता लगता रहे, नए नए चीजों के बारे में पता लगता रहे। तो ये आपने स्टोकेस्टिक इंडिकेटर लगा लिए, समझ में आ गया। अब 14 दिन का जो स्टोकेस्टिक का लाइन है, ये क्या है, 14 दिन के स्टोकेस्टिक के नंबर्स है। तो इसमें हमने मूविंग एवरेज डाल दी 3 पीरियड की मूविंग एवरेज डाल दी। अगर स्टोकेस्टिक के लाइन, अब पिछले 3 पीरियड का क्या निकाला हमने, 3 दिन का स्टोकेस्टिक का एवरेज निकाला। जैसे आज हमने स्टोकेस्टिक की वैल्यू ले ली, कल के स्टोकेस्टिक की वैल्यू ले ली, परसों की ले ली, 3 दिन की वैल्यू लेके उसका एक एवरेज निकाला। अगर पिछले 3 दिन के एवरेज के ऊपर स्टोकेस्टिक चल रहा है तो ये क्या है, बुलिश है, तेजी खेलेगा। और अगर नीचे आ रहा है तो क्या है, बेयरिश है। तो क्या है, बेयरिश है। क्लियर। तो ये स्टोकेस्टिक है। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। सेटिंग में जाना है आपको, स्टाइल में जाना है, परसेंटेज डी को हटा देना है, इनपुट में आना है, आपको लिखना है 100 50 50, ओके कर देना है। 2 घंटे का चार्ट लेना है आपको। अब रूल्स क्या रहेंगे आपके, इसको हटा देता हूँ, ये नीचे वाला सेम ही है। रूल्स क्या रहेंगे आपके, रूल्स को समझो आप। ये स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है 80-20 का। ठीक है। जैसे ही स्टोकेस्टिक 80 को ब्रेक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपके ग्रीन कैंडल्स बन रहे होंगे। आपको चाहिए एक रेड कैंडल। कौन सा चाहिए, एक रेड कैंडल चाहिए आपको। जैसे ही रेड कैंडल बन जाएगा, इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय करेंगे। बाय कर लिया आपने, कितना बाय करेंगे, 0.10। ठीक है, 0.10 आप बाय करेंगे। पहला टारगेट होगा 50 पिप का। जैसे आपको 50 पिप मिल जाएगा तो इसमें से 0.05 क्लोज कर देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे। बचा कितना,
आपका 0.05 बचा। ये कब बेचेंगे? जब यहाँ पे सेल सिग्नल मिलेगा, जैसे ये 20 के नीचे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बेरिश कैंडल बन रहे होंगे, आपको चाहिए एक बुलिश कैंडल। तो ये क्या बन गया, ऐसा ट्रायंगल शेप में बन गया है। जैसे ही इसका कैंडल का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, कैंडल का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, इस कैंडल के लो के नीचे आप सेल करोगे, तो सबसे पहले तो जो बचा हुआ लॉट है 0.05 का, उसको आप सेल करोगे। आपने सेल कर दिया, मतलब एग्जिट हो गए, और यहाँ पे फ्रेश सेल करोगे आप 0.10। फिर वही 50 पिप का टारगेट नीचे, 50 पिप का टारगेट कंप्लीट होता है तो 0.05 पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लोगे इसमें से। बचा कितना, 0.05। ये कब तक होल्ड करोगे, जब तक ये बाय नहीं दे देता। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, आपको तब समझ में आएगा। तो उसके लिए हम चलते हैं 15 जून को। अब ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक एस्टिक आपका 80 के ऊपर गया, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रहे थे। हमें क्या चाहिए, एक बेरिश कैंडल चाहिए, एक बेरिश कैंडल बन गया। अब ये बेरिश कैंडल कैसा भी हो सकता है सर, मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, बांका भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है, किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसने कैसा बनाया, एक ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर बना दिया इसने इस टाइप से। तो अब इसका जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है उसके ऊपर मैं बाय करूंगा। कौन सा कैंडल हाई है, ये वाला हाई है। तो इसके लिए मैं एक बार वन नोट ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके दिखा दूँ। तो यहाँ पे हमने बाई किया 1.0864 का हाई है, तो मैं एक पिप का बफर दे रहा हूँ 1.0865। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने बाई किया 0.10 लॉट एट द रेट ऑफ 1.0865, राइट। मैंने क्या समझाया था, 0.05 पोजीशन कहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, जब 50 पिप मिल जाएंगे हमें यहाँ पे। इसमें 50 पिप ऐड कर दो तो कितने होते हैं, 865 + 50, 1.0915। ठीक है, देखते हैं मिला या नहीं मिला। ऊपर कितना हाई लगा दिया, 952। कितना हाई लगा दिया यहाँ पे, 952। 50 पिप मिल गए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सर 50 पिप मिल गए हमें। बचा कितना हमारे पास बैलेंस, इसमें से 0.05। अब ये देखते हैं कहाँ पे हम काटेंगे पोजीशन, क्योंकि बाय चल रहा है, जब सेल मिलेगा तब काटेंगे। लेट्स सी कितना ऊपर गया यहाँ पे, 1.1012। नीचे आया, आने दो, नीचे आया, आने दो, फिर देखो ऊपर भग गया, ऊपर जा रहा है अभी तक। सेल देखेंगे, सेल कहाँ मिला, यहाँ पे सेल मिला हमें। यहाँ पे 20 के नीचे गया, रेड कैंडल्स बन रही थी, हमें क्या चाहिए, एक बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल बन गई। हमारा क्या बन गया, ये ट्रायंगल पैटर्न बन गया। इस कैंडल का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, 1.0943। तो हमने इसको एग्जिट किया 1.0943 पे एग्जिट किया हमने। बाय कहाँ किया था, 865 पे। तो 943 से 865, 78 पिप्स मिल गए। तो ये सौदा तो यहीं पे स्क्वायर ऑफ हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे 0.10 एट द रेट ऑफ 1.0945। ठीक है ना, 0.05 कहाँ काटेंगे, जब हमें 50 पे मिल जाएगा, यानी 1.0895 पे। जब 50 पे मिल जाएंगे हमें, तब हम फर्स्ट पोजीशन हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहाँ पे लो कितना लगा, 921, अभी नहीं गया हमारा। यहाँ पे कितना लो लगा, 874। यहाँ पे लगा 874, तो हमें कितने मिल गए, 50 पे मिल गए यहाँ पे। अब इसमें से हमारे पास कितना बचा, 0.05। ये कब कवर करेंगे, जब हमें बाय ट्रेड मिलेगा। लेट्स सी कितना नीचे जाता है, कितना नीचे गया, 765। कितना नीचे गया, 686। और कितना नीचे गया, 616। और कितना नीचे गया, 448। यहाँ पे देखो इसने क्रॉस नहीं किया है, इसको अच्छे से देख लो दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, अब आराम से देख लो। यहाँ पे इसने क्रॉस नहीं किया है इसको।
ठीक है ना, दूर से लग रहा होगा आपने क्रॉस किया है, लेकिन क्रॉस नहीं किया है। अभी तक शॉर्ट पोजीशन चल रही है, अभी तक शॉर्ट पोजीशन चल रही है। कहाँ से शॉर्ट बैठे हैं हम जीबी यूरो यूएसडी के अंदर? 945 से। अभी क्या चल रहा है? 753। अभी तक शॉर्ट पोजीशन बैठे हैं। हो सकता है कि कल कोई वापस ही नीचे आ जाए, या हो सकता है कल कोई ऊपर चले जाए। तो जब स्टॉकेस्टिक आपको ऊपर जाएगा तो हमारी बाय पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत स्ट्रेटेजी के अंदर? क्लियर है सर। क्लियर है। अब दूसरी स्ट्रेटेजी समझते हैं हम। ठीक है ना, ऐसी जीबीपी यूएसडी पे आप करोगे। ठीक है ना। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है? आप स्टॉकेस्टिक लगा लोगे। दो दो स्टॉकेस्टिक लगेंगे, एक दो। ठीक है। वन 1 आवर का टाइम फ्रेम लेंगे इसके अंदर हम लोग। एक स्टॉकेस्टिक की सेटिंग में जाएंगे और टाइम फ्रेम यहाँ पे डेली कर देंगे। टाइम फ्रेम डेली का मतलब क्या है? टाइम फ्रेम डेली का मतलब ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं 2 घंटे के चार्ट में कि डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉकेस्टिक की क्या पोजीशन है। ठीक है। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं इसमें? क्योंकि हमने स्टॉकेस्टिक में, इस एक स्टॉकेस्टिक के अंदर हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम किया है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ये मूविंग एवरेज है, एक स्टॉकेस्टिक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें क्या करना है? एक मिनट होल्ड करना। हम्म। सो अब क्या है कि यहाँ पे हमें देखो सर, यहाँ पे क्या पता लगेगा? ये जिस दिन ये क्रॉस करेगा इसको डेली चार्ट पे, स्टॉकेस्टिक जिस दिन इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा डेली चार्ट पे, तो ये हमें 2 घंटे के चार्ट पे कब पता लगेगा? जब ये पूरा दिन हो जाएगा, आप समझो। ठीक है ना, पहले नहीं पता लगेगा। हमें पहले नहीं पता लगेगा। समझ रहे हैं राजेश सर? यस सर। क्योंकि हमने क्या किया है, 2 घंटे के चार्ट पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि डेली चार्ट पे स्टॉकेस्टिक की वैल्यू क्या है। और डेली चार्ट पे तो कब होगी? कब पता होगी डेली चार्ट पे? जब तो खत्म होने के बाद। जब खत्म होने के बाद। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे शाम को या अगले दिन मॉर्निंग में, कि अगर स्टॉकेस्टिक की वैल्यू इस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई है तो उसका मतलब ट्रेंड चेंज हुआ है। तो अब ये यस जो सर। दूसरा स्टॉकेस्टिक है, इसको हम लेंगे अगले दिन एंट्री के लिए। तो इसको आप चाहो तो 5 मिनट 15 मिनट में भी री एंट्री कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे ये ओवरसोल्ड जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही ओवरसोल्ड जाएगा आप यहाँ पे बाय कर लेना। और बाय करने के बाद ये आपका डिसीजन है कि कितने पिप पे आप प्रॉफिट बुक करते हो। 2 पिप, 4 पिप, 5 पिप, 10 पिप, कितने भी। समझ में आ गया? यस सर। अब अगले दिन देखो फिर भी स्टॉकेस्टिक ऊपर है, फिर आपने वेट किया कि स्टॉकेस्टिक ये वाला ओवरसोल्ड में गया, तो यहाँ पे आपने बाय किया। बाय करके देखो सीधी मूवमेंट। ठीक है ना। तो ऐसे आपको 1 या 2 बार करना है, लगातार नहीं करते रहना है। अब तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे दिन स्टॉकेस्टिक नीचे बंद होगी मूविंग एवरेज के, तो यानी मेरे को क्या लेना है? सेल का ट्रेड लेना है। तो अगले दिन मैं देखूंगा, अगर ये वाला सेकंड वाला स्टॉकेस्टिक अगर ओवरबॉट गया तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? ठोक दूंगा। हाँ जी। क्लियर कॉन्सेप्ट? यस सर। अब ये देखो, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, मैंने ठोक दिया। ठोकने के बाद अगले दिन थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। फिर यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे मैंने सेल किया, प्रॉफिट बुक हो गया। बस 2 बार करना है। फिर तीसरे दिन क्या हो गया? ऊपर आ गया। फिर अगले दिन मैंने री एंट्री ले ली यहाँ पे, सीधी मूवमेंट। ठीक है ना। तो ऐसे करके आप, अच्छा कई बार क्या होगा आपके साथ, एक केस स्टडी बता देता हूँ। ये मेरे साथ लाइव हुआ था। मैंने यहाँ पे बाई किया, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैंने कहा इतना गिरा ये भगेगा ऊपर। ठीक है ना। जब अगले दिन मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा स्टॉकेस्टिक ने नीचे कर दिया है काम।
तो मैंने ओपनिंग के वक्त ही एग्जिट कर दिया। मैंने सुबह 5-6 बजे के आसपास जो भी रेट था, बराबर सा रेट था, 2-4 पिप का नुकसान हो रहा था, मैंने काट दिया यहाँ पे। ठीक है ना, गेटिंग द पॉइंट। यस। ये आपको स्टॉप लॉस लेना है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस लेना। अब देखो यहाँ पे आपको पता लगा कि ऊपर बंद हो गया, तो अगले दिन आपने यहाँ पे बाय कर लिया, सीधी मूवमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये स्टॉकेस्टिक की एडवांस स्ट्रेटेजीज हैं, इसको आप लोग यूज करें और भरपूर पैसा बनाएं। चाहे जीबी पे भी काम करेगा, या गोल्ड पे भी काम करेगा, हर जगह काम करेगा। ठीक है जी। किसी को कोई क्वेरीज, कोई दिक्कत? अभी देखो नो मेरे सर। पास ना और भी एडवांस स्ट्रेटेजीज और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसलिए नहीं समझाता हूँ क्योंकि भाई एक दो लोग तो समझ लेंगे, लेकिन बाकी लोगों को समझने में तकलीफ आएगी। इसलिए वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जितना सिंपल रहे उतना बेटर है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इसके जी सर। रिगार्डिंग रिलेटेड नहीं है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर? थोड़ा समझ में नहीं आया मेरे को। हाँ, ये स्ट्रेटेजी के रिलेटेड नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि हमारे जितने भी वेबिनार्स होते हैं वो एवरी टाइम एवरी वेबिनार रिकॉर्डिंग होंगे और आप ग्रुप पे रखोगे ना? राजेश सर, आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं सर? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, उसका वॉइस इको हो रहा है सर। हाँ। उमंग तो सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार टाइप कर दें चैट बॉक्स में, तो इट वुड बी बेटर। मैं आपको पढ़ के आंसर दे दूंगा सर। 2 मिनट सर, 2 मिनट, हाँ दो प्लीज सर, मिनट, प्लीज। 2 मिनट। नहीं, एक्चुअली वो मेरा कनेक्टेड है। हाँ, वॉइस थोड़ा सा क्या गूंज रहा है, इको हो आ रहा रहा है। है अब आ रहा है आवाज? हाँ अब आ रहा है, बताइए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जितने भी हमारे वेबिनार्स हो रहे हैं, वो हर एक वेबिनार हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सर? हो रहा है। और वो आप ग्रुप में भेजोगे ना सर? हाँ, वो आपको ग्रुप से, उर्वी मैम को आप जानते हैं, इवन के अंदर, ग्लोबल के नहीं, अंदर। नहीं सर, मैं नहीं अच्छा, तो जानता। किस 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 माध्यम से आपको लिंक विजनेस मिला सर, है? विजनेस सर और नरेंद्र सर। हाँ, तो नरेंद्र सर आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे सर। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मैं आज थोड़ा सा लेट ज्वाइंट हुआ, तो हाँ हाँ। ये अगर पहले से मैं ज्वाइंट हुआ होता तो पता चलता, बीच में से नॉलेज नहीं हो रहा है, कोई दैट्स कोई व्हाई आई एम दिक्कत नहीं है आस्किंग यू। सर। देखो इसका क्या बेनिफिट है, वो तो ठीक है। आप मतलब बीच में हो गए, आपको रिकॉर्डिंग मिल भी जाएगा। हाँ। लेकिन क्या होता है कि जब आप रेगुलर वेबिनार्स में आना चालू करेंगे ना, टाइम बेसिस पे, तो धीरे 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 आपको फ्लो बनता चला जाएगा। यस यस। पहली बार हम कहीं जाते हैं तो हमारा फ्लो नहीं बनता है। जैसे सही मैं भी बात कई है। बार, ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, जब सही मैंने बात भी कई बार सेमिनार्स बड़े इंटरनेशनल लेवल पे किए थे, वेबिनार्स मतलब अटेंड किए हैं किसी और ऑथर्स के, है। तो ओके। मेरे को भी समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या मतलब। लेकिन जब मैं रेगुलर जाने लगा ना, सही तो बात। मैं उनके साथ कनेक्ट करने लग गया धीरे धीरे ओके करके, ओके ओके। उनका फ्लो समझने लग गया। श्योर श्योर। तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, नो डाउट। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे नहीं बल्कि सभी लोगों से कि आप यस सर। रेगुलर आएं, तो आप यस कहीं सर। ना कहीं कनेक्ट करने लग जाएंगे अपना आप। यस सर। नहीं नहीं, हम यार रेगुलर ही है सर, हाँ, बट ड्यू आप तो टू रेगुलर हो, समहाउ मैंने रीजन। कई बार देखा है मैंने आपका, रेगुलर हो। हाँ, ड्यू टू समहाउ रीजन थोड़ा 5-10 मिनट मुझे लेट हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है। और कुछ ठीक है नहीं है सर। राइट सर। सर, राइट थैंक राइट। यू सर, ये। ओके गए। तो गाइस, और कोई क्वेरीज हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर मैं एक काम से जरा बाहर गया था, तो मुझे हाँ गोल्ड का प्लीज एनालिसिस बना देंगे? हाँ जी, बिल्कुल बता देते हैं। देखो सर, अगर मैं आज की बात करूं गोल्ड की, तो 1990 पे अभी इंस्टीट्यूशंस ने सेल किया हुआ है। ठीक है ना, तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में आप देखोगे कि 1992 का हाई और वहीं से नीचे गिर गया। ठीक है, ओवरऑल ब्रॉड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो जिस हिसाब से गोल्ड की वॉलेटिलिटी है, जैसे देखो यहाँ पे, देखो इतना नीचे गिरा फिर ऊपर भग गया, है ना, ये इतना ऊपर ब्रेकआउट मारा, ये ब्रेकआउट फेल हो गया। तो जिस हिसाब से गोल्ड की वॉलेटिलिटी है, ये 2000 पे भी आ सकता है। 2010 इसका मेजर रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, तो आप 1990 पे शॉर्ट कर सकते हो, 2000 पे शॉर्ट कर सकते हो, बस उसके ऊपर शॉर्ट नहीं मारना है। 2-3 पे चाहो तो मार दो शॉर्ट, लेकिन 2010 का आपका ये रेजिस्टेंस है। 2010 के ऊपर अगर ट्रेड हो गया, या इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, या आपको लगा कि नहीं बहुत तेजी पकड़ रहा है, सस्टेन करेगा, तो नेक्स्ट टारगेट इसका 2030 से 2040 तक ये जा सकता है। लेकिन जब तक ये 2010 का लेवल ब्रेक नहीं करता, और ये वाला जो लेवल है बार बार जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 1980 के लेवल पे, ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, तो ये पहले 1970 फिर 1960 तक आएगा। ठीक है, ये एनालिसिस। सर आपने जो ऑल टाइम हाई तोड़ने का बोला था कि ये 2075। इस साल के एंड के अंदर ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, हाँ तो ये कैसा लगता है, अभी तोड़ देगा या फिर अभी? हाँ, मैंने बोला था कि मार्च 2024 से पहले पहले
अब ये बात फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को भी नहीं पता था, क्योंकि देखो ये मैं तब से बोलता हुआ आ रहा हूँ जब ये इसका आपका इसराइल का और हमास का युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है ना। जी उस समय जी सर। उस समय गोल्ड गिर रहा था। ये मैंने बात बोली थी 1950 से बोलना चालू किया था मैंने। और जब जी ये जी मैंने बात बोली थी वहां से गिरते गिरते 1810 आ गया था ये, ठीक है ना। जी और तभी भी मैं ये बात रिपीट कर रहा था कि ये मार्च 2024 से पहले हाई ब्रेक करेगा। अचानक से जी वॉर जी हुआ। वॉर के कारण मेरी वाणी सत्य हो गई, मतलब ऑलमोस्ट। और ये ऊपर भग गया वहां से, ठीक है जी ना। जी वहां से 2000, तो वो एक साइकिल एनालिसिस है। अब ये जो साइकिल जी एनालिसिस जब हम लोग करते हैं ना, ये जो आने वाली सिचुएशन होती है इसको भी डिस्काउंट कर लेता है, ठीक है ना। वो सेंटिमेंट्स पकड़ता है बेसिकली। अब वो जी जी सेंटिमेंट वॉर के भी हो सकते हैं, या अननेसेसरी तेजी भी वैसे भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है तेजी, ठीक है ना। तो जी इसलिए वो तेजी आएगी सर। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि अगले 15 दिन के अंदर ये 2075 तोड़ देगा। हो सकता है कि अब ये दिसंबर तक, जब तक दिसंबर है तब तक ये रेंज में रहे। हो सकता है 2030 से लेकर 1950 के बीच में रह सकता है, जी ठीक है ना। दिसंबर के बाद जब नया साल 6 जनवरी को जब बाजार खुलेगा वापस, क्योंकि 25 दिसंबर से 6 जनवरी छुट्टी रहती है। 6 जनवरी को जब बाजार खुलेगा, और ज्यादातर 9 या 10 जनवरी को खुलता है पूरा बाजार, तब ये मान के चलो फिर तेजी पकड़ना चालू करेगा दोबारा। जी जी। ये है सर। ये तो सर यहाँ से अभी शॉर्ट कर सकते हैं शॉर्ट करोगे 2010। अब देखो स्टॉप लॉस 2010 का है। और जी थोड़ी हिम्मत दिखाओगे तो 2050 का स्टॉप लॉस रखो आप। जी लेकिन शॉर्ट करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो देखो तेजी वाला बंदा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि उसके पीछे कई जी सारे कारण हैं। गोल्ड एक ऐसी स्केर्स कमोडिटी है जो मतलब अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। पैसा हम छाप सकते हैं अनलिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गोल्ड को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जी ठीक है ना। गोल्ड की जो चीज लिमिटेड है उसकी डिमांड हमेशा रहती है, ठीक है ना। जी अब जी दूसरा क्या हो गया कि जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसके बाद इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए अमेरिका ने रशिया के ऊपर। यानी जैसे हम लोग इंडियन नेट बैंकिंग में आईएफएससी कोड यूज करते हैं नेट बैंकिंग जी के लिए, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे स्विफ्ट कोड यूज होता है। तो वो स्विफ्ट कोड बेसिकली एक पेमेंट बैंकिंग सिस्टम है। और उस पेमेंट बैंकिंग सिस्टम के थ्रू रशिया लेन देन करता था दूसरी कंट्रीज से, ठीक है ना। जी तो वो स्विफ्ट जो कोड है वो अमेरिका ने हटा दिया, रशिया को मना कर दिया, मैं तुम्हें नहीं देंगे, ठीक है ना। तो जी पेमेंट लेने देने में दिक्कत, तो रशिया ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि भाई मेरे जितनी करेंसी की तुम्हें पेमेंट करनी है वो तुम मुझे गोल्ड में पेमेंट कर दो। जी या जी अगर तुम्हें मुझसे कुछ सामान परचेस करना है तो तुम्हारी जो कंट्री की करेंसी है उसको मैं गोल्ड में तोल के गोल्ड तुम्हें दे दूंगा मैं। तो जी जी ये इसने क्या किया, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम अपना लिया कि हम लोग अब जो बाइंग सेलिंग करेंगे भाड़ में जाए अमेरिका, हम लोग गोल्ड में लेन देन चालू करेंगे। तो ये बात चाइना को समझ में आ गई। अब ये रशिया और चाइना मिलकर खुद का एक पेमेंट गेटवे बना रहे हैं, पेमेंट नेट बैंकिंग सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है ना। जी तो जब तक ये सब नहीं होगा तब तक गोल्ड के द्वारा ये लेन देन करते रहेंगे, ठीक है। जी तो गोल्ड की डिमांड हमेशा रहेगी रहेगी सर। तो अगर ये 1600 भी आ जाता ना तभी मैं बोलता तेजी है। तो ये एक जी ऐसी चीज नहीं है जैसे करेंसी है। करेंसी किसी जमाने में यूरो 2 पॉइंट समथिंग ट्रेड करता था, आज यूरो 1 पॉइंट समथिंग ट्रेड कर रहा है। वो जो 2 पॉइंट समथिंग ट्रेड करता था वो आज तक जीवन में रेट नहीं आया पलट के वापस। तो वो सिनेरियो गोल्ड का नहीं है ऐसा, ठीक है ना। जी गोल्ड तेज रहने वाली चीज है, तो कोई भी डिप आता है तो उसमें बाई सट्टे के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से, गैम्बलिंग के हिसाब से, स्पेकुलेशन के हिसाब से आप शॉर्ट करना चाहते हो करो, करना भी चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करना चाहिए। जी लेकिन अब आप ये देखोगे चार्ट के अंदर ही जितना नीचे जा रहा है बार बार ऊपर आ रहा है, सही। ठीक है ना। तो इसको शॉर्ट करने में भी डर लगता है कि भाई जी पता जी लगा 2010 का लेवल ही तोड़ के भग गया। तो जब डर लगे तो दूर रहो बाजार से, जैसे मैं रहता हूँ, जी है ना। अब मैंने तो नहीं बनाया गोल्ड में आज कोई भी ट्रेड। मैं शाम तक जी वेट करूंगा जब तक मेरे को इसमें ये नहीं समझ में आएगा कि वीकनेस है, ये 1990 को नहीं तोड़ रहा है और 1990 के आसपास आके बार बार सेलिंग प्रेशर ले रहा है। जब मैं इसकी टिक्स देख लूंगा, मैं देखता हूँ टिक, टिक मतलब कि कितने टिक ऊपर नीचे मार रहा है रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है कि जब 1990 नहीं तोड़ रहा है, और फिर डॉलर भी देखूंगा कि डॉलर भी तेज हो गया है, तब मैं इसको ठोक दूंगा। अच्छा अभी क्यों नहीं गिर रहा है, गिरने का कारण ये है कि डॉलर देखो नीचे है, ठीक है ना। जी डॉलर नीचे है इसलिए ये टिका हुआ है। वीकनेस है इसके अंदर। अगर तेजी होती जिस हिसाब से यूरो जीबीपी भग रहे हैं, ठीक है ना, जिस हिसाब से इसके भाई बहन भग रहे हैं, तो उसको भगना चाहिए था। ये नहीं भग रहा, तो इसका मतलब क्या है, डॉलर नीचे रुका हुआ है इसलिए ऊपर टिका हुआ है। अगर डॉलर ने हल्का सा भी बाउंस बैक दिया तो सबसे पहले ये टूटेगा, जी जी ठीक है ना। डॉलर ने होल्ड कर रखा है, डॉलर नीचे है, और डॉलर ने हल्का सा भी 40-50 पे भगा ना एक झटके में, तो एक झटके में 10 पॉइंट तोड़ेगा ये गोल्ड, जी 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 है ना। और अगर डॉलर टूट गया और, तो ये अभी 1995 भी आपको दिखा देगा थोड़ी देर में। जी
तो अभी डॉलर की मूवमेंट के ऊपर है, तो उसको ट्रेड करना है तो डॉलर को देखते रहो कि डॉलर क्या चाल चल रहा है इस वक्त, ठीक है ना। तो डॉलर की अब शाम को देखो, आज कोई न्यूज तो है नहीं ज्यादा कोई खास, जी लेकिन 5:30 बजे के आसपास आपका लंदन मार्केट तो ओपन रहता ही है ना, और आपका अमेरिकन मार्केट भी ओपन हो जाता है, तो दोनों सेशन के ट्रेडर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो 5:30 से 6:30 के बीच में पोजीशन क्लियर होगी कि क्या होगा गोल्ड के अंदर आज, तो उससे पहले ट्रेड ना लें, शाम को ट्रेड देखना है इसे। जी सर, ठीक है, चलो, थैंक यू। ओके सर। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, समय निकाल के आप लोग आए, मेरी बकवास को सुना, थैंक यू सो मच। वेलकम मनोज सर।